Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to deal with BEGC 109 Block 3, which is British Romantic Literature third. अब हम लोग देखते हैं इसका यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स है। तो सबसे पहले है चार्ल्स लैम्ब, ये एक बायोग्राफिकल स्केच है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। फिर इसकी समरी एनालिसिस, ह्यूमर, प्रोज स्टाइल। चार्ल्स लैम्ब, तो देखो हम लोग चार्ल्स लैम्ब के बारे में जानते हैं, तो ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट और क्राइटिक है। इनका जो बर्थ है वो लंदन में हुआ था, और इनका जो एजुकेशन है वो क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में हुआ था, जहाँ पे इनके फ्रेंड बने थे कौन, एसटी कॉलरिज। लैम्ब जो है वो एज अ कलर काम करते थे एट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल हिज लाइफ। इनकी जो फैमिली है उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी। इनकी जो बहन है मैरी, वो मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी, एंड ही केयर्ड फॉर हर डिवोटेडली, मतलब उसने बहुत केयर की अपनी सिस्टर की। इसमें क्या बातें याद करने वाली है कि वो बहुत ही फेमस एसेइस्ट, पोएट और क्राइटिक थे। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर हिज essays of Elia, which show his humor, tenderness, and love for simple things in life. He also wrote tales from Shakespeare with Mary. He is considered one of the greatest English essayists. An introduction to a dissertation upon roast pig. तो चलो देखते हैं ये क्या है। तो ये जो स्टोरी है, डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ये लैम की बहुत ही फेमस ह्यूमरस एसेज में से एक है। ये पब्लिश हुई थी लंदन मैगजीन में 1822 में। इन दिस एसे लैम जो है ये एक फनी स्टोरी जो है बताते हैं अबाउट how roast pig was discovered when a boy accidentally burned down his house. Roasting pigs inside, मतलब किस तरह से जो रोस्ट पिग है वो डिस्कवर किया गया था। People tasted the meat and loved it so much that they kept burning their houses to enjoy roast pig. And the essay is full of wit, imagination and gentle mockery of human habits. अब जो भी मैंने पढ़ा उसको इमेजिन करके देखो। एक लड़के ने गलती से अपना घर जला दिया जिसमें पिग्स थे, और वो जल गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है उसे मतलब टेस्ट किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। पिग, ओके, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग थे वो उसका मीट यानी पिग्स का मीट टेस्ट करने के लिए वो अपने घर को जलाने लगे। ये आगे बढ़ते हैं, समरी और एनालिसिस देखते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब जो है ये स्टोरी को बहुत ही ह्यूमरसली वे से स्टार्ट करते हैं, क्लेमिंग दिस एसे एज अ वेरी सीरियस हिस्टोरिकल स्टडी अबाउट हाउ रोस्ट पिग वाज डिस्कवर्ड। तो ये एक ओल्ड चाइनीज फेबल जो है नरेट करते हैं, जिसमें बताते हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है, चाइना में जो लोग थे उन्हें नहीं पता था कि मीट को भी कुक करके खाया जा सकता है। तो फार्मर एक था जिसका नाम था हुती, और एक उसका सन था बोबो। एक दिन बोबो खेलते खेलते फायर से खेल रहा था, उसने अपना घर ही जला दिया। घर के अंदर पिग्स थे जो मर तो गए, साथ में रोस्ट भी हो गए, क्योंकि घर जल गया तो आग लगी हुई है, तो पिग थे, पिग तो मरेंगे, और मर गए तो उसके बाद फिर जब उनकी डेथ हो गई, ऑफ कोर्स उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो रोस्ट हो गए। तो जो बोबो है वो अपने जो जला हुआ पिग होता है उसको टच करता है फिंगर से, उसका फिंगर गर्म होने की वजह से पिग जल जाता है। उसके बाद फिर वो डायरेक्ट कोई चीज गर्म लगी आपको, कोई भी गर्म बर्तन लगा तो उसको तुरंत हटा के हाथ आप माउथ में डाल लेते हो। अगर नहीं डालते, मतलब मैं तो पानी में धो लेती हूँ अपने हाथ को, कुछ गर्म लगा तो तुरंत इंस्टेंटली वो ठंडा हो जाता है। बट कुछ लोग होते हैं, कुछ गर्म लगा डायरेक्ट मुंह में हाथ डालिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो वैसा ही बोबो ने भी किया, और उसको जो है वो उसका टेस्ट, रोस्ट पिग का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर वो उस रोस्टेड पिग को खाने लगा। फिर उसके फादर जो है वो आए। He was horrified but finally tried it himself. He too loved the taste. तो जो उसके फादर थे होती, उसे भी ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने अपने घर को जला जला के पिग को कुक करना स्टार्ट किया। नेबर्स जो है बहुत सस्पिशियस हो गए।
ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, मतलब फिर उन्होंने रिपोर्ट कराया, तो फिर जब कोर्ट हियरिंग चल रही थी तो जो जज है वो भी रोस्ट पिग को टेस्ट करता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है, लीडिंग एवरीवन टू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ कुकिंग। यानी इस तरह से ये जो मेथड है घर को जला के पिग को खाने वाला, पिग पकाने वाला, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, फाइनली लोगों को ये रियलाइज हुआ दे कुड रोस्ट पिग्स विदाउट बर्निंग डाउन द हाउस। कुछ टाइम के बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो घर नहीं भी जलाएंगे तो भी वो पिग्स को रोस्ट करके खा सकते हैं। After this funny tale, Lamb moves to an amusing reflection on the art of eating roast pig. He praises the tenderness, मतलब उसका जो tenderness है, smell है, joy है of eating pork. ये कहते हैं कि eating with fingers और lips ये natural है और delightful है। ये describe करते हैं कि जो roast pig है वो बहुत ही टेस्टी होता है, that it makes people forget table manners। इतना टेस्टी होता है कि लोग टेबल मैनर्स भी भूल जाते हैं। फिर कंपेयर करते हैं ओल्ड टाइम्स को, जब लोग जो है सिंपल प्योर फूड को वैल्यू देते थे, बट मॉडर्न टाइम्स में क्या है यहाँ पे, वेल लग्जरी हैज मेड पीपल ग्रीडी। एनालिसिस देखते हैं तो इसके टोन और स्टाइल क्या है। टोन जो है प्लेफुल है, मॉक सीरियस है, लैम जो है प्रिटेंड करता है हिस्टोरियन गिविंग अ स्कॉलरली डिसर्टेशन, बट टॉपिक क्या है, बहुत ही बेकार सा है, एब्सर्ड है। बर्निंग हाउसेस टू कुक पिग्स दैट इट बिकम्स फनी, एंड इन्होंने जो है रिच इमेजरी का यूज किया है, एग्जैगरेशन का यूज किया है इस टेल को लाइवली बनाने के लिए, असली बनाने के लिए। थीम्स की अगर बात करें तो सिंपल प्लेजर्स यहाँ पे जैसे कुछ है, सिंपल प्लेजर्स, ह्यूमन फॉली, सटायर और लर्निंग। तो अभी पहले देखते हैं क्या क्या है। सिंपल प्लेजर्स जो है यहाँ पे, इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऐसे है ये बहुत सारे इनोसेंट जॉयस को सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे गुड फूड, इवन छोटी छोटी चीजें जैसे कि जो पिग को रोस्ट करना हो गया, ये ग्रेट डिलाइट ला रहा है। अब पिग को रोस्ट करना छोटी बात है, बट घर को जला देना तो नहीं है ना। चलो ठीक है, ह्यूमन फॉली। लैम्ब जेंटली मॉक्स हाउ पीपल कैन बिहेव फुलिशली, बर्निंग हाउसेस फॉर लग्जरी, एंड ही क्रिटिसाइजेस कि किस तरह से जो लोग हैं वो ग्रीडी और होते जा रहे हैं प्लेजर के लिए। सटायर और लर्निंग, बाय कॉलिंग इट अ डिसर्टेशन, लैम्ब जो है इसे फन बना रहे हैं ऑफ पॉम्पस स्कॉलरली एसेज दैट टेक ट्राइवियल सब्जेक्ट्स टू सीरियसली। यानी कि कुछ फनी चीजों को भी ये लोग बहुत सीरियस वे में दिखाते हैं। सिविलाइजेशन एंड रिफाइनमेंट, तो ये सजेस्ट करते हैं दैट सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल जो है वो हमेशा सेंसिबल नहीं होते, और सिंपल लोग जो है वो अक्सर जो है अपनी लाइफ को ज्यादा नेचुरली इंजॉय कर पाते हैं। ह्यूमर आ जाता है तो ह्यूमर जो है, ह्यूमर कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाई साउंडिंग वर्ड्स एंड सिली स्टोरी। लैम जो है इसे एक एलिगेंट स्टाइल में लिखते हैं, बट टॉक्स अबाउट लिकिंग फिंगर्स एंड बर्निंग डाउन हाउसेस। ह्यूमर क्या है इसमें, मॉक सीरियसनेस है इसमें। लेट मी जस्ट चेंज द पेन। मॉक सीरियसनेस है, लैम जो है प्रिटेंड करता है ही इज राइटिंग अ सीरियस स्कॉलरली स्टडी अबाउट रोस्ट पिग। ये जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द ग्रैंड टोन एंड द सिली सब्जेक्ट मेक्स इट फनी। एग्जैगरेशन, ही एग्जैगरेट्स दैट जो लोग हैं वो अपने घरों को जला रहे हैं, लगातार जला रहे हैं, क्यों, ताकि वो जो है रोस्ट पिग खा सके। ये क्रिएट करता है एक इमेज जो कि बहुत ही एब्सर्ड है, और इस वजह से जो ये चीज है, ये जो इमेज है, ये रीडर्स को लाफ करा रहा है। आयरनी क्या है इसमें, ये आयरनिकली डिस्क्राइब्स बर्निंग डाउन हाउसेस एज इफ इट वाज सेंसिबल कुकिंग टेक्निक, एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट जजेस एंड वाइज मेन जो कि इस मेथड को अप्रूव करे। यानी जज ने जब टेस्ट किया उसके बाद उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा, उन्होंने फिर इस मेथड को अप्रूव भी कर दिया, जो कि सचमुच बहुत ही रेडिकुलस सा है ना। लाइवली डिटेल्स, बोबो जो है वो अपना बर्न फिंगर जो है टेस्ट करता है, टेस्टी pork and the father secretly enjoying it, and these vivid scenes create visual comedy। मतलब वो जल गया है, घर जल गया है, पिग जल गया है, उसको वो टेस्ट करके खा रहे हैं सबको, मतलब दोनों ही। तो ये थोड़ा सा फनी है। माइल्ड सटायर, he gently makes fun of human greed and way people sometimes lose sense in pursuit of pleasure। यानी खुशी के लिए किस तरह से जो लोग हैं वो अपना सेंस खो देते हैं। प्रोज स्टाइल कैसी है, कन्वर्सेशनल टोन है इसकी, वेट कन्वर्सेशनल टोन है इसकी,
और इसकी राइटिंग की अगर बात करें तो इट फील्स लाइक ही इज चैटिंग विद अ फ्रेंड. ही यूजेस फ्रेंडली एंड familiar expressions. Rich vocabulary है इसकी. Lamb chooses words that are vivid and expressive like crackling, sever, burning baby pigs. Imagery की बात करें तो he creates clear pictures like pigs roasting, bobo licking fingers, and judges tasting pork. एलिगेंस मिक्स्ड विथ सिंप्लिसिटी. तो ये जो राइटर है वो एलिगेंट सेंटेंसेस का यूज करते हैं बट टॉपिक जो है उतना ही सिंपल और डाउन टू द अर्थ है. ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस स्टोरी में एक चार्म ऐड करती है. ह्यूमरस फॉर्म की अगर बात करें तो ही यूजेस फॉर्मल वर्ड्स लाइक डिसर्टेशन, अपोच फॉर अ फनी सब्जेक्ट, एडिंग टू द अम्यूजमेंट. अब यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 पे आ चुके हैं. तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है. सबसे पहले हम लोग राइटर का नाम जानते हैं, लॉर्ड बैरन. तो लॉर्ड बैरन जो है इनका फुल नाम है जॉर्ज गॉर्डन बैरन. इनका लाइफ स्पेन क्या है? इनका बर्थ हुआ था 1788 में और डेथ हो गई थी 1824 में. बायरन जो है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट्स. ये बहुत ही हैंडसम थे, रिबेलियस थे और एडवेंचरस भी थे. और मोस्टली अक्सर जो है क्या करते थे, इनको बायरोनिक हीरो कहा जाता था. And his works often challenge authority and celebrate passion, freedom and nature. ये ट्रैवल करते थे पूरे यूरोप में एंड उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था. स्केपिंग स्कैंडल एंड बोर्डम इन इंग्लैंड. इनकी डेथ हो जाती है जब वो सिर्फ 36 ईयर्स के थे while fighting for Greek independence against the Ottoman Empire. And he was admired not just as a poet. वो सिर्फ पोएट की तरह एडमायर नहीं होते थे बट एज अ सिंबल ऑफ रोमांटिक स्पिरिट की तरह भी उन्हें एडमायर किया जाता था. तो अब हम लोग पोएट्री की बैकग्राउंड देख लेते हैं. अच्छा, मैंने पोएट्री का नाम लिखा ही नहीं है. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू. तो पोएट्री का नाम है रोल ऑन दो डीप. ठीक है. तो इसमें होता क्या पोएट्री में, ये जो पोम है ये आती है चाइल्ड हॉर्लॉट्स पिलग्रिमेज से. ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है जिसमें 4 कैंटोज है. बायरन ने कैंटो 4 में क्या लिखा है, मतलब लिखा, रोड कैंटो 4 कब लिखा था? 1817 टू 1818, जब वो इटली में ट्रैवल के लिए गए थे, ट्रैवल कर रहे थे. नेपोलियनिक वॉर्स हैड जस्ट एंडेड. ये वॉर तुरंत खत्म हुई थी. एंड लिविंग यूरोप इन टर्मोइल. इस पोम में जो चाइल्ड हेरोल्ड है, रिफ्लेक्टिव मेलानकॉली ट्रैवलर, ये एक्सप्लोर करता है यूरोपियन लैंडस्केप्स को जो कि हिस्ट्री और ह्यूमन फेलियर्स के बारे में रिफ्लेक्ट करता है. ये जो पैसेज है, दिस पैसेज अबाउट द ओशियन इज बायरन्स मेडिटेशन ऑन नेचर्स पावर which stays eternal despite human wars and empires. तो ये शो करता है क्या, बायरन का लव नेचर के लिए और उसका बिलीफ यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड के लिए. ओके, अब समरी देखते हैं इस पोइट्री की. पोइट्री याद रखना, मैंने नाम लिखना यहाँ पे मैं भूल गई हूँ. पोइट्री का नाम है रोल ऑन दो डीप. ठीक है. तो क्या है, बायरन जो है सी को बोलता है सबसे पहले कि ये डीप और डार्क ब्लू ओशन है. कमांड करता है उसे टू कीप रोलिंग ऑन फॉर एवर. एंड वो एडमायर करता है ओशन के पावर, ब्यूटी और अनस्पॉइल्ड, मतलब किस तरह से उसको ह्यूमन स्पॉइल नहीं कर सकते. ह्यूमन के वीकनेस और ओशन के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं पोएट कि एम्पायर्स, किंग्स एंड आर्मीज राइज एंड फॉल. तो क्या मतलब कि जो एम्पायर है, किंग है, आर्मीज है, ये सब राइज भी होते हैं और फिर बाद में खत्म भी हो जाते हैं. बट सी हमेशा एक जैसा होता है. जो शिप्स और नेवीज है वो क्रॉस कर सकते हैं इसे बट दे कैन नेवर मास्टर इट कम्प्लीटली. बट कभी भी वो उसका मास्टर नहीं बन सकते. सी जो है वो स्वेलो कर लेती है शिप्स को, मेंस को और उनके एम्बिशंस को भी. बट ओशन जो है वो एटर्नल होती है, अनकंट्रोलेबल होती है. अनलाइक द लैंड, वो लैंड की तरह नहीं होती जिसे जिसमें फ्लो किया जा सके, उसको डिवाइड किया जा सके. पर्सनल कनेक्शन देखो यहाँ पे दिखाया गया है. तो बायरन जो है यहाँ अपना बचपन, अपना चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल करते हैं कि किस तरह से वो शोर के साइड पे खेला करते थे. एंड जो सी है उन्हें इंस्पायर करती है और उनको जॉय देती है सिंस ही वाज अ बॉय. तो ये जो बॉन्ड है ये मेक्स हिम प्रेज ऑफ द सी मोर पर्सनल एंड इमोशनल. सिंबल ऑफ फ्रीडम और प्यूरिटी दिखाई गई है. तो वाइल जो लोग हैं वहाँ के वो करप्ट है, एवरीथिंग ऑन लैंड विथ वॉर एंड ग्रीड, मतलब लैंड में क्या है, सब कुछ वॉर और ग्रीड से भरा हुआ है. सी यहाँ पे प्योर और फ्री है, वो आजाद घूम रही है. इट इज अ मिरर ऑफ गॉड्स पावर.
जो ओशन है वो गॉड के पावर का एक मिरर है जो कि अनटेम्ड और इनफिनाइट है। द ओशन रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, ओशन जो है फ्रीडम रिप्रेजेंट करती है, कॉन्स्टेंसी रिप्रेजेंट करती है, और एक और सबलाइम रिप्रेजेंट करती है ऑल कोर रोमांटिक आइडियल्स, और ये सब क्या है, रोमांटिक आइडियल्स है। स्टेंजा फॉर्म देखते हैं क्या है, तो जो पोम है वो स्पेंसरियन स्टैंजा में है, जो बायरन ने अडॉप्ट की थी फ्रॉम एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्वीन। स्ट्रक्चर क्या है इसका, 9 लाइन्स पर स्टेंजा। फर्स्ट 8 लाइन जो है वो एम्बिक पेंटामीटर में है, 9th लाइन जो है वो अलेक्जेंड्रियन में है, और राइम स्कीम क्या है, A B B C B C C। इफेक्ट, तो ये जो फॉर्म है, इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल ग्रैंड रिदम दैट सूट्स बायरन्स प्रेज ऑफ द सी, एंड द लॉन्गर लास्ट लाइन slows down the stanza and gives emphasis to the closing image or idea। तो चलो देखते हैं अप्रिसिएशन में क्या है। तो सबसे पहले इसमें पावरफुल इमेजरी दिखाई गई है। बायरन जो है यहाँ पे ओशन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, जहाँ वो दिखाते हैं कि जो ओशन है वो डीप है, डार्क ब्लू है, ग्लोरियस मिरर की तरह है, स्लीपलेस और अनचेंजेबल है। ये जो इमेजेस है ये क्या इवोक कर रही है, रिस्पेक्ट इवोक कर रही है ओशन के लिए। नेक्स्ट वन इज थीम ऑफ नेचर सुपरियोरिटी। इसमें बताते हैं कि जो ओशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा परमानेंट है, और साथ साथ में क्या है, देन देन एनी अदर, हाँ किसी और एम्पायर इन्वेंशन से ज्यादा परमानेंट है। और नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन। रोमांटिक स्पिरिट की बात करें तो जो पोएम है वो नेचर, पर्सनल इमोशन और फ्रीडम को सेलिब्रेट करती है, उसके बारे में बता रही है। इट रिजेक्ट्स मटेरियलिज्म और ह्यूमन एरोगेंस, दोनों चीजों को ये रिजेक्ट करती है। जो पर्सनल टोन है, बायरन की जो मेमोरी है चाइल्डहुड की, वह द सी मेक द पोम इंटीमेट। इस तरह से पोएम के साथ और भी ज्यादा जो हमारे राइटर हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और दिस ब्लेंड ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल मेक्स द पोएम डीपली मूविंग। इसकी म्यूजिकल क्वालिटी की अगर बात करें तो स्पेंसरियन स्टैंजा जो है वो लाइंस को क्या ग्रेस देता है, राइम और रिदम जो है इनहेंस करता है द ग्रैंडियर ऑफ द सी। और मेटाफोरिकल डेप्थ की अगर बात करें तो ओशन जो है वो यहाँ पे मेटाफर है बहुत सारी चीजों का, जैसे एटर्नल पावर, प्यूरिटी, डाइवाइन स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, क्राइटिक ऑफ ह्यूमन प्राइड। तो जो बायरन है वो सप्ली मॉक करते हैं किसको, कि ह्यूमन जो है वो सच में नेचर पे कॉन्क्वेयर कर चुका है, ये एक झूठ है। इवन द माइट, क्योंकि ओशन भी तो नेचर का ही पार्ट है ना, इवन द माइटिएस्ट फ्लीट्स विल इवेंचुअली पेरिश। जॉर्ज द थर्ड, तो ये जो नेक्स्ट हमारी पोइट्री अब स्टार्ट हो रही है, पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा, रोल ऑन दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशन, वो हो गया। और अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे विच इज जॉर्ज द थर्ड। तो इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। तो द विजन ऑफ द जजमेंट जो है ये लिखी गई थी लॉर्ड बैरन के थ्रू 1821 में एज अ शार्प satirical response to a poem by Robert Southey, the then poet laureate of England। Here's why it was written, क्यों लिखा गया था। रॉबर्ट साउदे जो है वो पब्लिश करते हैं उनके खुद की पोएट्री को, जिसका टाइटल था अ विजन ऑफ जजमेंट, praising King George III as a virtuous, almost saintly monarch who went to heaven। ठीक है, तो वो एक पोएट्री लिखते हैं कौन, रॉबर्ट साउदे, जिसका नाम होता है विजन ऑफ जजमेंट। तो जिसमें क्या होता है, वो जॉर्ज थर्ड को प्रेज कर रहे होते हैं, वो किंग है, वो उसको बोलते हैं वो ऑलमोस्ट सेंटली मोनार्क है जो कि हेवन चले गए। बायरन जो है हु detested Southey's hypocrisy and disliked George III, वो जॉर्ज थर्ड को पसंद नहीं किए, and was outraged by this flattery। फ्लैटरी से वो क्या हुआ, वो आउटरेज हो गया, उनको गुस्सा आ गया। बैरन शॉ साउदे एज अ रिएक्शनरी साइकोपैथ एंड सपोर्टिंग ऑपरेशन एंड टॉरी गवर्नमेंट। रिस्पॉन्स में जो बायरन है उन्होंने उनका खुद का विजन ऑफ जजमेंट लिखा, जिसने साउदे के रिवरेंट पोम को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ बिटिंग पैरोडी एंड सैवेज अटैक। पैरोडी क्या होती है, इस पे मैंने मतलब एक वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो पैरोडी होता क्या है, पैरोडी का मतलब कोई भी ऐसी चीज को, कोई भी मूवी के सीन को अगर आप कोई फनी वे में बताते हो तो वो हो जाती है पैरोडी। खासकर ऐसा किसमें होता है, कपिल शर्मा शो में होता है। कोई भी मूवी का डायलॉग लेकर वो लोग उसको और भी फनी वे में बोलते हैं, मूवी का ही नहीं, किसी भी चीज का, किसी लिटरेरी वर्क का भी हो सकता है।
तो देखो, ये जो पोम है ये लिबरल में अपीयर हुई थी, अ रेडिकल periodicals published by Byron and Leigh Hunt. It quickly stirred controversy and was banned in England for its irreverent tone. समरी ऑफ द विजन ऑफ द जजमेंट, अब इसकी समरी देखते हैं। तो ये ओपनिंग सीन में जो जॉर्ज थर्ड है उनकी डेथ हो जाती है। सोल गोज टू द गेट्स ऑफ हेवन एस्कॉर्टेड बाय एंजल्स। तो क्या होता है, जो जॉर्ज थर्ड है उनकी डेथ हो जाती है, वो हेवन के गेट के पास होते हैं जहाँ पे उसको एंजल्स जो है अपने साथ लेके जाती है, बट शैतान अपीयर हो जाता है वहां पे, और वो जो है किंग के सोल के लिए क्लेम करता है एक्चुअली बिलोंग्स टू हेल। वो कहता है कि जो ये किंग है जॉर्ज थर्ड, उसका जो सोल है वो एक्चुअल में हेल को बिलोंग करता है। सेलेस्टियल डिबेट, कॉस्मिक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक्स आउट इन हेवन। हेवन में आर्कएंजल माइकल एंड शैतान डिबेट वेदर जॉर्ज थर्ड जो है वो क्या डिजर्व करता है, सेल्वेशन और डैमेनेशन, यानी कि हेवन या फिर हेल। दोनों ही साइड, each side cites example from his life, his operation of freedom, his mental illness, his failure in America, his pious personal character। साउदे का रोल क्या है इसमें? रॉबर्ट साउदे जो खुद है वो अपीयर होते हैं पोएट्री में एज अ psychophantic pompous figure who tries to defend the king by reading an absurdly flattering poem। मतलब उस पोम, मतलब वो कह रहे हैं बहुत फ्लैटरिंग पोम है जो कि साउदे ने लिखा है जॉर्ज थर्ड के लिए। और फिर यहाँ पे जो है रियल जो साउदी का जो पोम है द विजन ऑफ जजमेंट, उसको मॉक किया है किसने, तो हमारे जो राइटर हैं वो उन्होंने, ठीक है। जजमेंट पास्ट, इवेंचुअली जो सोल है जॉर्ज थर्ड की वो हेवन में जाने के लिए अलाउड हो जाती है, बट नॉट बिकॉज ऑफ अ मोरल वर्च्यू, मोरल वर्च्यू की वजह से नहीं, rather it is because he was mad, क्योंकि वो पागल हो गया था, मतलब insane हो गया था, and therefore not fully responsible for his action। शैतान फ्रस्ट्रेट हो जाता है बट हैज नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करे इस जजमेंट को। क्लोजिंग क्या होता है, बायरन जो है ends by highlighting the hypocrisy of praising tyrants and false virtues। और वो मॉक भी करते हैं पूरे प्रोसेस को, जो राइटिंग लिखा था जिस तरह से रॉबर्ट साउदे ने, स्टेट सैंक्शन पोएट्री ग्लोरीफाइंग बैड रूलर्स। यूनिट थर्ड में आ जाओ, इसमें पीवी शैली की ओड्स दी हुई है। पहला है ओड टू द वेस्ट विंड, देन टू अ स्काईलार्क, एंड देन ओके यहाँ पे दो ही हैं, मुझे लगता है थ्री है शायद। ओके कोई नहीं, आइए बढ़ते हैं। पीवी शैली यानी कि पर्सी विशे शैली, इनको आप पीवी शैली से ही जानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, एंड इनका जो बर्थ है वो वेल्दी फैमिली में हुआ था इंग्लैंड में। शैली जो है एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर है। इनका मानना क्या था, फ्रीडम, इक्वालिटी, फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, इन सब पे ये बिलीव करते थे। वो किसके लिए जाने जाते थे, फॉर हिज रेडिकल आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोसाइटी। इनकी शादी मैरी शैली से हुई, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हु रोट फ्रैंकेनस्टीन। शैली की जो पोएट्री है वो बहुत ही फेमस है, पोम्स बहुत ही फेमस है फॉर देयर पैशन, म्यूजिकल लैंग्वेज और पावरफुल इमेजरी की वजह से। और ये अक्सर किस पे लिखते हैं, नेचर पे लिखते हैं, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काईलार्क, हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। लिबर्टी रिवॉल्यूशन, लाइक इन द मास्क ऑफ एनार्की, द पावर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। उसके बाद इनकी जो डेथ है वो 29 के एज में हो जाती है, when he drowned in a boating accident in Italy। Despite his short life, शैली जो है उन्होंने पीछे बहुत सारी इंस्पायरिंग और ब्यूटीफुल पोएट्रीज छोड़ दी है इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम लोग पढ़ने वाले ओड टू द वेस्ट विंड, तो इसकी समरी देखते हैं। तो ओड जो है, ओड टू द वेस्ट विंड एक पोएट्री है, एक पोम है, जिसमें शैली जो है एक वेस्ट विंड के बारे में बात करते हैं। एज इफ इट वर अलाइव एंड पावरफुल, द पोम हैज 5 पार्ट्स। इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो वेस्ट विंड अलाइव है और बहुत पावरफुल है। अब ये जो पोएट्री है ये 5 कैंटोज में डिवाइडेड है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट कैंटो में दिखाते हैं कि जो विंड है वो ब्लो हो रही है अटम में, डेड लीव्स को दूर कर रही है, एंड बुरिंग सीड्स अंडरग्राउंड। ये क्या दिखाता है, दैट की जो ये विंड है ये ओल्ड चीजों को खत्म करके नई चीजें जो है उसे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। कैंटो टू, विंड जो है वो मूव होती है स्काई के थ्रू,
एंड मेकिंग बिग क्लाउड्स गैदर। ये क्या करती है, ब्रिंग करती है रेन और स्टॉर्म, और स्काई को और भी ज्यादा वाइल्ड और डार्क दिखाती है, या बना देती है। कैंटो थर्ड में क्या होता है कि जो विंड है वो स्टेयर करती है सी और वेव्स को, और मतलब स्टेयर का मतलब जैसे मिलाते हो ना, कुछ भी मिला के पिया, जैसे कॉफी पीते हो तो उसको स्टेयर करते हो ना, वैसे ही ये जो हवा है वो सी और वेव्स को मिला रही है, स्टेयर कर रही है। इवन डीप पार्ट्स ऑफ द ओशन मूव व्हेन द विंड ब्लोज अबव देम। कैंटो फोर में क्या है, जो शैली है वो विश करते हैं कि वो भी फ्री और स्ट्रांग हो जाते विंडी के जैसे। उन्हें बहुत ही वीक और टायर्ड फील हो रहा है, वो कहते हैं हवा से कि टू लिफ्ट हिम अप, कि वो उन्हें उठा ले, हवा उन्हें उठा ले, एंड लाइक इट लिफ्ट्स लीव्स और वेव्स, जिस तरह से वो लीव्स और वेव्स को उठा रहे हैं। कौन? हवा। कैंटो फाइव क्या है, कैंटो फाइव में वो रिक्वेस्ट करते हैं हवा से कि वो उनके थॉट्स को उसी तरह स्प्रेड कर दे और हर तरफ पोम ही पोम आ जाए, लाइक इट स्कैटर्स लीव्स एंड सीड्स, जिस तरह से वो लीव्स और सीड्स को स्कैटर कर रहा है। और वो सोचते हैं, होप करते हैं कि इनके जो वर्ड्स है वो चेंज और होप लाएंगे लोगों के बीच में। और लास्ट में ये कहते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, दिस मीन्स हार्ड टाइम्स विल एंड, बेटर टाइम्स विल कम। क्लियर? इंटरप्रिटेशन। तो देखो, ये जो पोएट्री है ना, वो केवल विंड के नेचुरल पावर को लेकर नहीं है, ये विंड के नेचुरल पावर को लेकर सिर्फ नहीं है, बल्कि शैली ने विंड, जो वेस्ट विंड है उसको एज अ सिंबल यूज किया है, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का सिंबल। जो विंड है ये ओल्ड चीजों को डिस्ट्रॉय करती है बट हेल्प करती है सीड्स यानी नई नई चीजों को ग्रो करने में। जैसे कि ओल्ड आइडियाज वो चले जाते हैं बट न्यू आइडियाज आते हैं। ओल्ड आइडियाज जाते क्यों हैं? ताकि नए आइडियाज आ सके। तो फ्रीडम और एनर्जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंबल फ्रीडम और एनर्जी का दिया है, कि शैली जो है वो एडमायर करते हैं विंड के स्ट्रेंथ को। ये चाहते हैं कि ये इंस्पायर हो और ये भी फ्री फील कर पाए जैसे कि ये विंड है। होप फॉर चेंज इवन इफ थिंग्स आर डार्क। नेक्स्ट क्या है आपका सिंबल, कि होप फॉर चेंज। तो इवन जो थिंग्स है वो डार्क और डिफिकल्ट ही क्यों ना हो, यहाँ पे एक होप होती है कि फिर से स्प्रिंग यानी अच्छे टाइम जरूर आएंगे। Shelley also connects this to revolutionary ideas. शैली ने इसे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज में भी चेंज किया है। ये चाहते थे कि जो पोएट्री है वो लोगों को अवॉकनिंग लाए, मतलब वो चाहते थे कि व्हाट डू वी से, जागरूक हो एंड ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, और वो लोग सोसाइटी में चेंज लाए। ठीक है। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं, तो शैली ने बहुत सारे लिटरेरी टेक्निक्स का यूज किया है। एपोस्ट्रोफी को हम लोग देखते हैं। पहले देखो पर्सोनिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्री में होता है। इमेजरी, एलिट्रेशन, ये सब में था। मेटाफर भी सब में था। अब एपोस्ट्रोफी में आ जाओ, टॉकिंग डायरेक्टली टू द विंड एज इफ इट वर अ पर्सन। एपोस्ट्रोफी का मतलब कि वो डायरेक्टली उस चीज से बात कर रहा है। मतलब देखो, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में छोटा सा डिफरेंस है, कि जो एपोस्ट्रोफी है वो क्या है, वो एक इंसान की तरह बात कर रहा है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग हो, जो या जो बात नहीं कर सकती हो। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, जो लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करे। कुछ समझ आया? मतलब इंसान से वो चीज, वो जो इंसान है वो उस चीज से, उस पर्टिकुलर जैसे कि हवा है, तो उसको पर्सन समझ के बात कर रहा है, वो पर्सोनिफिकेशन, यानी उस विंड से वो बात कर रहा है। अपोस्ट्रोफ है, जो विंड है वो डायरेक्टली बात कर रही है एज इफ इट वर अ पर्सन। क्लियर है? इमेजरी, विविड पिक्चर्स लिव्स ऑफ लीव्स, क्लाउड्स और सीज। एलिट्रेशन क्या है, साउंड्स रिपीट होते हैं, ये तो पता ही होगा। तर्जा रीमा क्या है, तो ये एक स्पेशल राइम पैटर्न है, ए बी ए बी सी बी ए सी डी सी डी सी डी ई डी और ई ई। मेटाफर यूज किया है, सेली कॉल्स हिमसेल्फ अ लायर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द विंड कैन प्ले। सिंबलिज्म क्या है, लीव्स को ओल्ड आइडिया से, सीड्स को न्यू होप से, विंटर को हार्ड टाइम से और स्प्रिंग को होप और रिन्यूअल से कंपेयर किया है। टू अ स्काईलार्क, ये नेक्स्ट वन है। तो इस पोम में क्या होता है, जो शैली है वो स्काईलार्क को प्रेज करता है। स्काईलार्क क्या है, एक छोटी सी बर्ड होती है जो उसके स्वीट सॉन्ग के लिए जानी जाती है। तो वो इस बर्ड को देखते हैं कि वो जो बर्ड है वो हवा में कितनी ऊंची उड़ान भर रही है, कितना ऊंचा उड़ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुली वो सिंग कर रही है एज इट गोज अप। एंड अनलाइक अदर बर्ड्स, दूसरी बर्ड्स की तरह नहीं, स्काईलार्क क्या है कि वो चीजों को क्लियरली नहीं देख सकती, बट
इसका जो सॉन्ग है वो इस हवा में भर जाता है और हर तरफ जॉय ही जॉय यानी हैप्पीनेस फैला देता है। शैली जो है कंपेयर करते हैं बर्ड को ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ, जैसे कि अ क्लाउड ऑफ लाइट, स्टार इन द स्काई, अ ग्लो वार्म शाइनिंग इन द ग्लास, अ रोज स्प्रेडिंग इट्स सेंट। स्काईलार्क सॉन्ग जो है ये प्योर और हैप्पी सॉन्ग है। दूसरे जो ह्यूमन सॉन्ग है उनके जैसा नहीं, जो कि अक्सर पेन और सैडनेस का मिक्सचर होता है। ये जो पोएट है ये विश करते हैं कि ये भी स्काईलार्क की तरह उसके हैप्पीनेस का सीक्रेट जान पाते, सीख पाते, सो ही कुड राइट पोएट्री दैट्स जस्ट एज जॉयफुल। इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो ये जो स्काईलार्क जो पोएट्री है ये सिंबल है जॉय, फ्रीडम और इंस्पिरेशन का। शैली जो है ये बर्ड को एज अ डिवाइन दिखाते हैं, एक स्पिरिट फ्रॉम द हेवन। और जो ये पोम है ये रिफ्लेक्ट करती है शैली के बिलीफ को दैट की नेचर जो है वो ग्रेट टीचर है। बर्ड जो है रिप्रेजेंट करती है प्योर हैप्पीनेस, समथिंग कुछ जो ह्यूमन लोग जो है वो मतलब बहुत ही रेयर फील करते हैं, ठीक है, वो ऐसा प्योर हैप्पीनेस है। शैली जो है वो ह्यूमन लाइफ को फील करती है, करते हैं, सॉरी, फील्स दैट ह्यूमन लाइफ, उनको ऐसा फील करते हैं वो ह्यूमन लाइफ के बारे में कि ये पूरी तरह से वरीज और दुख से भरा हुआ है, जहाँ पे स्काईलार्क जो है वो फ्री है पेन से। वो बर्ड ये चाहते हैं सीखना क्या, स्काईलार्क से ये सीखना चाहते हैं दैट कि ये भी अपनी पोएट्री को जॉय से कैसे भर सके एंड इंस्पायर द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को इंस्पायर कर सके। छोटे में समझ लो कि जो शैली है वो एडमायर करता है बर्ड को और चाहता है कि वो उस बर्ड के जैसा फ्री, जॉयफुल और फुल ऑफ सॉन्ग हो जाए। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से, इसमें एपोस्ट्रोफ है, मेटाफर है, सिमली है। तो देखो उसमें मेटाफर था बट सिमली नहीं था, और इसमें दोनों है, ठीक है। इमेजरी का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज है, तो एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन सब में है। इसको तो कॉमन मान के चलो। स्काईलार्क, joy, purity, inspiration, human sorrow, limitations of earth's life। पर्सोनिफिकेशन क्या है, बर्ड जो है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दी है जैसे कि टीचिंग और इंस्पायरिंग। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है देखो, यूनिट 4 में इसमें आपका टोटल 6 टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग अभी देखेंगे। इसमें से आपके ओड है, पहला ओड, सेकंड ओड एंड द थर्ड ओड। फर्स्ट और सेकंड ओड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड से भी लेकिन क्वेश्चन आ चुका है तो अब पढ़ना पड़ेगा उसे भी। तो सबसे पहले जानते हैं राइटर के बारे में, जॉन कीट्स है जो कि, जॉन कीट्स का ये लाइफ स्पैन है और ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। इनका जो बर्थ है वो लंदन में हुआ था एंड सैडली ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज यंग। जब वो छोटे थे तभी उन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया। दो ये जो है एज अ डॉक्टर की तरह इनको ट्रेन किया जा रहा था, हिज लव फॉर पोएट्री लेड हिम टू बिकम फुल टाइम पोएट। बट इनको पोएट्री लिखना बहुत पसंद था, पोएट्री से इनको बहुत प्यार था कह सकते हो, और जिसकी वजह से ये फुल टाइम पोएट बन गए। तो जो किड्स है वो इनके डीप लव के बारे में जाने जाते हैं क्या चीज के, ब्यूटी, नेचर एंड इमेजिनेशन। तो कीट्स इज नोन फॉर हिज डीप लव ऑफ ब्यूटी, नेचर एंड इमेजिनेशन। उनके जो पोएम्स हैं वो अक्सर एक्सप्लोर करते हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द लॉन्ग लास्टिंग आर्ट ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड नेचर। और ये क्या करते हैं, यूज रिच इमेजरी, ये रिच इमेजरी का यूज करते हैं, म्यूजिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं इनके वर्क में। अ नोट ऑन किड्स ओट्स, तब इस पे एक नोट है। देखो जो जॉन कीट्स है उनके ओट्स जो है वो बहुत ही फाइनेस्ट अचीवमेंट माने जाते हैं रोमांटिक पोएट्री के, और ये जो है लिखे गए थे 1819 में, जहाँ पे इनको जिसे ग्रेट ईयर भी कहा जाता है। ओड होता क्या है, तो ओड जो है एक लिरिकल पोम होती है जो कि एक डीप फीलिंग और थॉट जो है एक्सप्रेस करती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। वो कोई जगह हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है। किड्स जो है वो इंसान या फिर कोई भी चीज, जैसे बर्ड, एनिमल। किड्स जो है वो यूज करते हैं ओड का टू एक्सप्लोर ब्यूटी, आर्ट, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसके मेन फीचर क्या है, तो लव ऑफ ब्यूटी, रिच इमेजरी। लव ऑफ ब्यूटी क्या है, तो ऑल हिज ओड्स शो इनका जो पैशन है ब्यूटी के लिए और आर्ट के लिए वो कैसा है। रिच इमेजरी का यूज करते हैं, विविड पिक्चर्स देखते हैं वो, मतलब अपने पोएट्री में दिखाते हैं, वो देखते नहीं है, पिक्चर्स दिखाते हैं, मतलब इमेज जो है उसको इस तरह से वो लिखते हैं कि हम लोग उसको इमेजिन कर पाए। सेंसरस लैंग्वेज का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन के लिए, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय और सैडनेस, दोनों का कॉन्ट्रास्ट हो जाता है किसका, जॉय और सैडनेस का। इनके जो पोएट्री होते हैं वो हमेशा शो करते हैं हैप्पीनेस, सॉरो
जो हैप्पीनेस और सॉरो है वो दोनों कनेक्टेड है। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की बात करें तो इनका सोचना ये है कि ये मेनली लाइफ के बारे में है, डेथ और इमोर्टैलिटी के बारे में है। पर्सनल इमोशन की बात करें तो जो पोम है ये पर्सनल स्ट्रगल्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। फेमस ओट्स जो है जो लिखे गए हैं किड्स के थ्रू वो देखते हैं। ओड टू अ नाइट एंगल, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न और ओड टू मेलनकॉली। ठीक है, तो नाइट एंगल में क्या है, ये डिजायर है कि वो अपने पेनफुल लाइफ से भाग जाए एक बर्ड की तरह, बर्ड की तरह एक बर्ड के सॉन्ग के थ्रू। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में क्या होता है, यहाँ पे एक इटर्नल ब्यूटी दिखाई जाती है आर्ट की वर्सेस ह्यूमन लाइफ की शॉर्टनेस दिखाई जाती है कि ह्यूमन का लाइफ कितना छोटा है। ओड ऑन मेलनकली, तो एडवाइस करता है इसको कि किस तरह से जो सैडनेस है उसको बिना अवॉइड किए वो कैसे फेस करे। फिर ये है साइकिक, ये ट्राइब्यूट है ग्रीक गॉडेस के थ्रू टू द ग्रीक गॉडेस के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट द सोल। अटम सेलिब्रेट करता है ये ब्यूटी और रिचनेस ऑफ द सीन। ओड टू अ नाइट एंगल, ये नेक्स्ट वन है। तो देखो इसकी समरी देखते हैं पहले कि इस पोएम में क्या है, जो कीट्स है वो ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं नाइट एंगल का और उन्हें बहुत ही ट्रांसपोर्टेड फील होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया में चले गए हैं। ये जो बर्ड का सॉन्ग है वो उनको बहुत ही फ्री फील कराता है इस दुनिया की जो ह्यूमन लाइफ है उसकी परेशानियों से। उनका विश होता है कि वो इस पेन से, सैडनेस से, इस डर, जो डेथ का डर है, इन सबसे दूर चले जाए। नाइटिंगेल जो है वो इमोर्टल के जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि वो एक इमोर्टल है, यानी कि जो मर नहीं सकता। ठीक है, एज इट हैज sung फॉर मेनी जनरेशन, और ऐसा लगता है जैसे कि वो जो नाइटिंगेल है वो बहुत सारे जनरेशन से गाते आ रही है। किड्स यहाँ इमेजिन करते हैं एक, imagines flying away with the bird through poetry। तो वो यहाँ इमेजिन करते हैं कि जो किड्स है वो उस बर्ड के साथ साथ ही उड़ रहे हैं। एंड ही इवन थिंक्स अबाउट डाइंग व्हाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग। वो डाइंग मतलब मरने के बारे में सोचने लगते हैं जब वो सॉन्ग सुनते हैं तो। एज इट सीम्स पीसफुल एंड ड्रीम लाइक, बट तुरंत ही जो स्पेल है वो टूट जाता है, जो बर्ड है वो दूर चली जाती है उड़कर, और किड्स जो है वहां पे यही सोचते रह जाते हैं कि क्या ये एक्सपीरियंस रियल था या फिर सिर्फ एक सपना था। इंटरप्रिटेशन देखिए इस पोइट्री की, तो ये जो पोइट्री है ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है हार्श रियलिटी, लाइफ के हार्श रियलिटी का और एक आइडियल ब्यूटी ऑफ आर्ट और नेचर का। नाइटिंगेल जो है वो एक सिंबल बन जाती है, सिंबल ऑफ एटर्नल ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। कीट्स लॉन्ग्स टू escape suffering, illness and death through poetry and imagination। ठीक है, तो ये जो आइडिया है डेथ का, ये अपीयर होता है एज अ पीसफुल, एक शांति चीज की तरह, यहाँ पे शांत चीज की तरह यहाँ अपीयर होता है। स्पेशली जब किड जो है इमेजिन करते हैं कि वो मर रहे हैं वाइल लिसनिंग टू द नाइटिंगेल सॉन्ग, यानी नाइट एंगल का सॉन्ग सुनते हुए ही उनकी डेथ हो रही है जब वो ये चीज इमेजिन करते हैं। लेकिन व्हेन द बर्ड, जब बर्ड उड़ जाती है तो फिर वो वापस रियलिटी में आते हैं, और ये किड्स के पर्सनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है। he lost loved ones and was suffering from illness himself। जो पोम है, it blends joy and sorrow, reality and imagination, and it shows कि कितना ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफर करती है ये लाइफ के, मतलब कुछ चीज में अगर आप कोई बहुत अच्छी सी चीज देख लो जो आपको शांति दे रही है, तो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज होती है जहाँ पे आप अपने लाइफ के पेन से थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी escape कर सकते हो। पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इसमें इमेजरी का। किड्स जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंसरी डिस्क्रिप्शन का यूज किया है इन्होंने, लाइक एम्बर डार्कनेस, सन बर्nt मिर्थ, टू क्रिएट अ ड्रीमी रिच वर्ल्ड। इसमें फिर सिंबलिज्म का यूज हुआ है, नाइटिंगेल, वाइन, डेथ, इन सब चीजों का। उसके बाद फिर एलिट्रेशन पे आ जाए तो ये डीप डेल्व्ड अर्थ, सिंगेस्ट ऑफ समर। उसके बाद एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है, एंजाममेंट का यूज हुआ है। ये लाइन जो है, इट लाइन द लाइन्स फ्लो इनटू द नेक्स्ट विदाउट पंक्चुएशन, मतलब लाइन जो फ्लो में चलते रहती है, नेक्स्ट पे चली जाती है बिना पंक्चुएशन का यूज किए। कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड द बर्ड्स केयर फ्री लाइफ। टोन क्या है, मेलनकॉलिक है, ड्रीमी है और मेडिटेटिव है। तो हमारा नेक्स्ट पोइट्री है ओड टू अटम। तो हम लोग इसकी समरी देखते हैं। इसमें क्या है कि ओड टू अटम जो है ये मेनली अटम सीजन की ब्यूटी को दिखाता है। ये 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, कहते हैं कि देखते हैं। तो स्टैंजा 1 में कीट्स जो है वो अटम की रिचनेस को प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि जो सीजन है ये ट्रीज पे फ्रूट्स लाता है, वाइन जो है उसको राइपनेस के साथ, मतलब उसमें भर देता है, रस भर देता है, swells gourds, ripens hazelnuts and makes flowers bloom।
Bees are so full of nectar, they think summer will never end. स्टैंजा 2 में अटम जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पे एक रिलैक्स जेंटल फिगर की तरह। कीट्स जो है यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि एक फील्ड में जो अटम है वो केयरलेस फील्ड में जो है वो केयरलेसली बैठा हुआ है और स्लीपिंग ऑन द हार्वेस्टेड ग्रेन और वॉचिंग द साइडर प्रेस स्लोली ओजिंग जूस। स्टैंजा थर्ड में क्या होता है, जो पोम है इसमें ये डिस्क्राइब करती है अटम का जो साउंड होता है, मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो सब जो साउंड निकालते हैं वो, जैसे द सॉन्ग्स ऑफ द क्रिकेट्स, द ब्रीटिंग ऑफ लैम्स, द विस्लिंग ऑफ रेड ब्रीस्ट्स और एंड द ट्विटरिंग स्वेलोज गैदरिंग बिफोर माइग्रेशन। तो ये जो पोम है फिर खत्म हो जाती है बाय एक्सेप्टिंग दैट द फैक्ट इज टाइम इज पासिंग, द पासिंग ऑफ द टाइम, कि टाइम जो है वो चला जा रहा है और हर एक सीजन जो है उसका खुद का एक ब्यूटी है और अटम के पास खुद भी जो है अपना ब्यूटी है एंड हैज सॉन्ग्स एज स्वीट्स एज स्प्रिंग। जिस तरह से अटम जो है वो हर एक सीजन की तरह ब्यूटीफुल है, उसी तरह से अटम के पास उसका खुद का सॉन्ग है और वो बहुत ही स्वीट है, मतलब वो स्वीट सॉन्ग है एज स्प्रिंग, जिस तरह से स्प्रिंग का जो सॉन्ग है वैसा ही, मतलब कंपेयर किया है। तो अब इसके इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो देखो ये जो ओड है वो अक्सर एक जो कीट का मोस्ट मैच्योर और पीसफुल पोएम है उसमें से ये माना जाता है, ओड टू ऑटम। अनलाइक हिज अदर ओड्स which focus on longing and escape, here he simply accepts the present moment। तो जो मोस्टली इनके जो अदर ओड्स होते हैं जिसमें ये फोकस करते हैं कि वो उस रियलिटी से भाग जाए, इस वाले ओड में, ओड टू अटम में, इन्होंने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया प्रेजेंट मोमेंट को। अटम जो है यहाँ स्टैंड करता है फॉर राइपनेस, फुलफिलमेंट एंड कामनेस के लिए, और ये जो पोम है वो रिफ्लेक्ट करती है कीट के एक्सेप्टेंस को ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इवन एज थिंग्स फेड, इवन जो थिंग्स है वो फेड होती चली जाती है, यहाँ पे कोई भी सैडनेस या केवल नहीं बचती, केवल जेंटल ब्यूटी और हार्मोनी बचती है। ओके, इट ऑल्सो शोज किड्स का जो डीप लव है नेचर के लिए। तो इस पोइट्री में क्या देखने को मिलता है, किड्स का प्यार नेचर के लिए, कि वो नेचर से कितने ज्यादा अटैच है एंड द वे ही फाइंड्स मीनिंग एंड कंफर्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। कुछ क्राइटिक्स जो है ये सोचते हैं कि जो पोइट्री है ये लिखी गई थी व्हेन जो ये राइटर है वो अपने डेथ के काफी क्लोज थे बट ही वॉज एट पीस विद इट। पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, इमेजरी का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है, सेंसरी लैंग्वेज का यूज हुआ है, सिंबलिज्म का भी यूज हुआ है और टोन इसका काम, रिफ्लेक्टिव और कंटेंट है। क्लियर है। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो देखो इससे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं बट एग्जाम में से क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। इसकी समरी की बात करते हैं। तो ये जो पोम है ये एंशियंट ग्रीक अर्न को डिस्क्राइब करती है और इसमें जो पिक्चर्स है वो फ्रोजन टाइम के पिक्चर्स, फ्रोजन इन टाइम, मतलब ये जो ऐसे पिक्चर दिखाए गए हैं जो उस टाइम पे कहीं, मतलब कहते हो ना जम गया, बर्फ जम गई हो उस चीज पे, मतलब बहुत पुरानी बात। तो स्टेंजा वन में किड्स जो है यहाँ पे अर्न को एडमायर करते हैं, इसको हिस्टोरियन बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो अर्न है ये स्टोरी ज्यादा अच्छा स्टोरी बताती है वर्ड से। ही लुक्स एट द इमेजेस पेंटेड ऑन इट, वो उस अर्न पे बने हुए इमेजेस को देखते हैं, यंग मैन और वुमेन बने हुए म्यूजिशियंस हैं, ट्रीज है, और वंडर करते हैं व्हाट देयर स्टोरीज, कि उनकी स्टोरी क्या है। स्टेंजा 2 में ये फोकस करते हैं यंग मैन पे जो फ्लूट बजा रहा होता है अंडर द ट्रीज एंड अ बॉय चेजिंग अ गर्ल। यहाँ पे म्यूजिक काफी साइलेंट होती है बट एटर्नल होती है। ये कहते हैं कि इनका जो प्यार है, इनका जो लव है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, फेड अवे नहीं होगा। ट्रीज जो है कभी भी उनके लीव्स नहीं खोएंगे। स्टैंजा थर्ड, कीट्स जो है यहाँ पे यंग लवर के बारे में बात करते हैं, यंग लवर ऑन द अर्न, अर्न पे जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि उस पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी। दो ही विल नेवर किस द गर्ल, शी विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल एंड ही विल ऑलवेज लव हर, और इनका जो पैशन है वो हमेशा अलाइव रहेगा। स्टैंजा 4 में क्या है, ही sees people leading a heifer which is young cow,
to sacrifice and a quiet town emptied by the festival. स्टैंजा 5 में क्या है, वो फिर से जो है अर्न को पूरी तरह से एडमायर करने लगते हैं एज अ होल, मतलब उसकी पर्टिकुलर चीज को नहीं, उसके पिक्चर को, बने हुए को नहीं, पूरे अर्न को एडमायर करते हैं और उसको इस तरह से देखते हैं कि वो फिर सोचने लगते हैं कि ये जो अर्न है वो एक टाइमलेस फ्रेंड है ह्यूमैनिटी का। और ही एंड्स विद द फेमस लाइंस, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है इसमें, जो पोएट जो है डायरेक्टली अर्न से बात कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो उसको जो अर्न को हिस्टोरियन बताया, ब्राइड बताया, फोस्टर चाइल्ड करके एड्रेस किया है। इमेजरी की बात करें तो विविड पिक्चर्स दिखाया है, ट्रीज, म्यूजिक, लवर्स, सेक्रीफाइस, इन सब चीज़ों की। पैराडॉक्स है तो देखो, लव जो है, लवर्स जो है फॉर एवर हैप्पी रहेंगे बट कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। सिंबोलिज्म की अगर बात करें तो अर्न को जो है यहाँ पे एटर्नल ब्यूटी और आर्ट से कंपेयर किया गया है। टोन की अगर बात करें तो एडमायरिंग, क्वेश्चनिंग और रिफ्लेक्टिव टोन रहा है इस पोइट्री का, इस ओड का। और राइम जो है और मीटर की बात करें तो रेगुलर iambic pentameter में लिखी गई है with the mix of rhyme schemes in each stanza. So besties, this is the end of the session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep smiling.